हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी संस्थान मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं। जैसे हम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और अब आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या है और जो ग्लैंड्स होती हैं इनके बारे में भी कि दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आपका एक तो एक्सोक्राइन होता है और दूसरा एंडोक्राइन होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ओके, और दूसरी है आपकी एंडोक्राइन। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, एक बार फिर से फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो जो आपकी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इसको बहिःस्रावी बोलते हैं और जो एंडोक्राइन है इसको अंतःस्रावी कहते हैं। ओके, अब जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अब आपकी जो ये एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है ये दोनों ही मिल करके हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन स्पेशली जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का एक मेन सिस्टम होता है जो कि हमारे तंत्र के साथ, जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके साथ में मिल करके हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को रेगुलेट करने का काम करता है। अब जो ये हमारा अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो अंतःस्रावी तंत्र होता है ये क्या होता है, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे मिल करके बना होता है, यानी कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिल करके बना होता है। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक विशेष रसायन जिन्हें कि हम हार्मोन्स कहते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्थानों पर स्रावित करती हैं, यानी कि सिक्रेट करती हैं और वहां से ये सीधे हमारे ब्लड सिस्टम में पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में रक्त के साथ में सर्कुलेट होते हुए जो भी टारगेट ऑर्गन्स हैं वहां तक ये पहुंच जाते हैं, जिस पर उनकी क्रिया होती है और वो अपना वहां पर एक्ट करने लगते हैं। इस प्रकार की जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन ग्रंथियों में क्या होता है, डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं, डक्ट्स नहीं होते यानी कि वाहिकाएं नहीं होती, या फिर आप ये कह सकते हो कि नलिकाएं, वाहिका कह सकते हैं हम इसको या फिर नलिका कह सकते हैं। तो ये नहीं होते हैं जिनके थ्रू जो हार्मोन्स हैं वो हमारे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, मतलब ऑर्गन्स में जहां जा रहे हैं। तो क्या होता है, चूंकि इसमें डक्ट्स नहीं होते इस वजह से ये डायरेक्ट रक्त में चला जाता है। ओके, इस वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं इनको वाहिका विहीन ग्रंथियां। और जो इसके अलावा जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं, और इसके अलावा अग्न्याशय है, हमारा पैनक्रियाज है, लीवर है। तो यहाँ पर जो है जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और जो लार ग्रंथियां हैं ये पाई जाती हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड से। इसके अलावा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे पैनक्रियाज में, हमारे लीवर में पाई जाती हैं, यहाँ पर होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें डक्ट्स होती हैं, ठीक है, वाहिकाएं होती हैं जिनसे कि हो करके जो इनका सिक्रीशन है वो किसी विशेष अंग में पहुंच करके अपना काम करता है। इस वजह से इनको डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें इनको क्या कहते हैं, डक्ट ग्लैंड, क्योंकि इसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। इस वजह से ये डायरेक्ट रक्त में न जाकर के ये जो विशेष अंग हैं वहां पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। ओके, अब हार्मोन्स क्या होते हैं तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो किसी भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एंडोक्राइन सेल हैं या फिर ऊतक यानी कि टिश्यू, इनके द्वारा इनका मतलब प्रोडक्शन होता है, ये वहां से ये उत्पन्न होते हैं, वहां से इनका सिक्रीशन होता है और ये एक स्पेशल रसायन बोल सकते हैं, विशिष्ट रसायन कह सकते हैं, ये होते हैं हार्मोन्स। हमारे रक्तधारा में पहुंचकर ये हार्मोन्स हमारे शरीर के समस्त भागों में यानी कि पूरे शरीर में ये सर्कुलेट हो जाते हैं, किंतु इनकी जो क्रिया होती केवल एक विशिष्ट लक्ष्य कोशिका यानी कि कुछ टारगेट सेल्स होती हैं उन्हीं पर ही होती हैं।
और जो अलग अलग हार्मोन्स हैं हमारे, उनका लक्ष्य अलग अलग होता है और वो अलग अलग जो अपने सेल्स पर, जो टारगेट सेल्स होती हैं उनकी, वहां पर जाकर के ये काम करते हैं। इस वजह से जो हार्मोन्स हैं इनको हम रासायनिक दूत या फिर केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, केमिकल मैसेंजर, या फिर हिंदी में कह सकते हैं रासायनिक दूत, क्योंकि क्या करते हैं ये हार्मोन्स जो हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो केमिकल्स कह सकते हैं या फिर रसायन कह सकते हैं, जो कि ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे रक्त धारा में। अब हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में ये उत्पादित होते हैं और हर एक हार्मोन्स का एक निश्चित डेफिनेट जो है इनका फंक्शन होता है, काम होता है, और ये मुख्य रूप से आपके जो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ये मुख्य रूप से आपके प्रोटीन यौगिक होते हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं। चलिए फिर उसको आगे हम देखते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें कई सारे ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहली हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी इसको कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी या फिर हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसे कि हाइपोफाइसिस, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके नामों के बारे में। हाइपोफाइसिस, इस नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए ये हो गया। अब ये जो है हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसके आधार की कुछ अस्थियां होती हैं जिन्हें कि स्फेनॉइड अस्थि बोलते हैं। उनकी कुछ पार्ट में, ठीक है, सेला टर्सिका बोलते हैं जिन्हें, तो उसको छोड़ दीजिए। या फिर हम ये कह सकते हैं, ये आप ये समझ लो कि हाइपोथैलेमस जो होता है, जो कि हमारे ब्रेन के, हमारे अंगों को कंट्रोल करता है, उस हाइपोथैलेमस के नीचे ये होते हैं, नीचे स्थित एक छोटी सी मटर के दाने के बराबर और ब्राउन कलर की ये ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है ये, ठीक है। और क्या होती है, ये बहुत ही छोटी सी मटर के दाने के बराबर और ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर, और इनकी जो साइज है वो मटर के दाने के बराबर होती है। ओके, अब क्या होता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इससे जो उत्पन्न हार्मोन्स होते हैं वो जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको सक्रिय करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और ये जो ग्रंथि है हमारी ग्लैंड है, ये अग्रखंड और पश्चखंड, ठीक है, यानी कि आगे और पीछे दो खंडों में विभाजित होती है। इसमें भी दो खंड होते हैं और इन दोनों खंडों, यानी इन जो खंड है उनको लोब्स कहा जाता है। इनके बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म स्थान होता है जिसे कि मध्यांश या फिर पैरा इंटरमीडिया कहते हैं। और मनुष्यों में इसका कार्य फिलहाल तो अज्ञात है। ओके, अब जो अग्रखंड होता है, यानी कि जो आगे का भाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें वास्तविक अर्थ में जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और जो पीछे वाला भाग होता है उसमें जो हमारा ब्रेन है उससे वो रिलेटेड होता है, और उसमें जो है नर्वस टिश्यू, वो नर्वस टिश्यू का बना होता है। यानी जो हमारा आगे का भाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो वास्तविक रूप से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है और वो हमारे नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। पीछे वाला भाग हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है और जो आगे वाला भाग होता है उसमें वास्तविक रूप से आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो इन्हें सामान्य रूप से अग्र एवं पश्च पिट्यूटरी ग्रंथियां कहा जाता है। ओके, अब जो अग्र पिट्यूटरी है इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। तो
अग्र पिट्यूटरी, या फिर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पहला है अग्र पिट्यूटरी या फिर अग्र पीयूष भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, अब ये जो आगे वाला भाग होता है ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कहलाती है। इसी को, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसी को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, और या फिर अगर उसमें स्पेसिफाई करके पूछता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो है आपका वृद्धि हार्मोन। पहला है इसमें वृद्धि हार्मोन, या फिर हम इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो पहला ये है ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको शॉर्टकट में कहते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। ओके, अब किसी विशिष्ट लक्ष्य यानी कि टारगेट जो ऑर्गन होता है उसको प्रभावित करने के बजाय ये हार्मोन्स हमारे शरीर के समस्त भागों यानी कि जो भी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं पार्ट, उनको प्रभावित करता है ये वृद्धि हार्मोन, और ये वृद्धि की दर को बढ़ाता है। चूंकि नाम ही है वृद्धि हार्मोन, तो ये वृद्धि की दर को, उसकी रेट को बढ़ाएगा। अब इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, स्पेशली जो लंबी अस्थियां हैं यानी कि जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनकी वृद्धि को रेगुलेट करने का ये काम करता है। और इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, जो स्केलेटल होता है उसमें भी वृद्धि में ये सहायता करता है, क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन है। तो इन्फेंसी स्टेज में भी यही वृद्धि हार्मोन ही हमारे स्केलेटन में ग्रोथ का काम करता है। अब जब हम यंग एज की बात अगर हम करें, तो इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है यंग एज में, तो एपिफाइसियल डिस्क जुड़ करके बंद हो जाती है। यानी एपिफाइसियल डिस्क होती है वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके ये बंद हो जाती है, और हमारे शरीर का जो बढ़ना है वो रुक जाता है, यानी कि हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, और जिसे कि हम कहते हैं बौनापन बोलते हैं ना कि नाटा बौनापन बोलते हैं, तो उसी स्थिति को बोलते हैं बौनापन। इसके विपरीत क्या होता है, अगर हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो हमारे यंग स्टेज में क्या होता है कि अगर उसकी समाप्ति तक घटता नहीं है, तो क्या होता है कि जो है वृद्धि हमारी बढ़ती जाती है और व्यक्ति 7 से लेकर के 8 फीट तक लंबा हो जाता है। यानी कि अगर यंग एज में अगर मान लीजिए हार्मोन की कमी हो गई, इस वृद्धि हार्मोन की GH की अगर कमी हो जाती है, तब बौनापन आ सकता है। सिंपल सा आप ये समझ सकते हो, बौनापन आ सकता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि क्योंकि रुक जाती है। और अगर इस एज में ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये अधिक स्राव इनका हो रहा है लगातार, यानी कि इस स्टेज के अंत तक जो है घट नहीं रहा है, प्रॉपर जो है एक दर से इनका स्राव होता चला जा रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, ये घट नहीं रहा है। GH घटता नहीं है, कमी कोई नहीं आ रही है इसमें, तो फिर क्या होगा, जो व्यक्ति है वो 7 से 8 फीट तक लंबा हो सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वही हमारी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो वृद्धि हार्मोन के स्राव का इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स GHR जिसे बोलते हैं, या और उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके वृद्धि हार्मोन की जो सिक्रीशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी कि जो अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है देन आपकी वृद्धि नहीं रुकेगी, और अगर वो इनहिबिट कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी वृद्धि रुक सकती है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है 2 हार्मोन्स
श्रावित होते हैं। एक तो आपका कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, तो ये दो हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि आप कह रहे हो हाइपोथैलेमस से, यहां से इनका सिक्रेशन होता है। ओके, तो वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल करने का यही काम करते हैं। अब इसके बाद में आता है दूसरा प्रोलैक्टिन। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, अब इसको जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है या फिर इसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब लैक्टोजेनिक क्यों बोलते हैं तभी आपको पता चल जाएगा। लैक्टोजेनिक कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये इसका दो इंपॉर्टेंट काम होता है। एक तो सबसे पहला है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनके साथ मिल करके ये प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में डक्ट्स यानी कि नलियों को विकसित करने का काम करता है। तो पहला काम तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है ये। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि आपकी फीमेल में ओवरी से ये इनका सिक्रीशन होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी में ये दो हार्मोन्स होते हैं जिनका सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हैं, इनके साथ में मिल करके प्रोलैक्टिन इन दोनों हार्मोन के साथ में मिल करके क्या करता है, प्रेगनेंसी के समय के साथ मिलकर क्या करता है, प्रेगनेंसी के समय, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय क्या करता है, ये ब्रेस्ट की जो नलियां हैं यानी कि उनमें जो डक्ट्स हैं, इनको विकसित करने का काम करता है, यानी कि इनको डेवलप करता है। डेवलप डक्ट्स इन ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट में डक्ट्स को डेवलप करने का काम आपका ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ में मिल करके ये काम करता है। फिर इसके बाद में जो दूसरा काम है इसका, जब भी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको प्रेरित करने का काम आपका प्रोलैक्टिन करता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आफ्टर डिलीवरी जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये उत्तरदायी होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये काम करता है। तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन का काम क्या है। तो एक तो ये मिल्क प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूसरा ये जो भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हमारे ब्रेस्ट में नलिकाएं होती हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। इसके बाद में जो तीसरा हार्मोन है वो है थायराइड उद्दीप्त हार्मोन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। तीसरा है थायराइड उद्दीप्त हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। ओके, और शॉर्टकट में इसको हम कह सकते हैं TSH। तो ज्यादातर क्या होता है इसके शॉर्टकट में ही ये लिख करके आता है, TSH हो गया, LH लिख करके आ जाएगा, GH लिख करके आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, जो TGT PGT का एग्जाम होता है उसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। जैसे TSH है तो इसका थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन है।
ओके, अब ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उसकी जो क्रियाशीलता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे कि आपके दो हार्मोन थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन ये हार्मोन्स वहां से सिक्रीट होता है। ठीक है, दो हार्मोन्स हैं यहाँ से जिन्हें कि T3 और T4 भी कहते हैं। तो इससे जो है जो थायराइड उद्दीप्त हार्मोन है यानी कि जो TSH है, इससे दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक तो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन जिसे कि हम कहते हैं T4, ठीक है, और दूसरा है ट्राइआइडो थायरोनिन जिसे कि हम कहते हैं T3। तो ये दो हार्मोन जो हैं वो TSH से सिक्रीट होते हैं। ओके, अब जब रक्त में T3 और T4 हार्मोन्स अधिक हो जाते हैं, यानी कि जब भी ये दोनों ही हार्मोन अधिक इनका सिक्रीशन होने लगेगा तो क्या होगा, जो TSH का सिक्रीशन वो कम हो जाता है। जब भी इनका अधिक सिक्रीशन होगा तो TSH का क्या होगा, सिक्रीशन कम हो जाएगा। और जब भी रक्त में T3 और T4 ठीक है, T3 का मतलब है ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 का मतलब है थायरॉक्सिन। तो जब भी T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा, ये कम होगा, तब क्या होगा, तो जो TSH का सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहीं से ये सिक्रीट हो रहा है। तो अगर इनका अधिक सिक्रीशन होने लगेगा थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन T3 एंड T4 का, तो TSH का सिक्रीशन कम हो जाता है, और अगर T3 और T4 का कम होगा तो TSH का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है कि जो TSH है उसकी अधिक मात्रा होने से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे के परिणाम से क्या होता है, जो सेल्स हैं वो अधिक बढ़ जाती हैं और थायराइड ग्रंथि इस वजह से बढ़ जाती है, जिसे कि हम ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि जो ग्वाइटर कैसे होता है। ग्वाइटर में जो है आपकी जो ग्रंथि है, ग्लैंड होती है, गले की ग्रंथि होती है, वो बढ़ जाती है। और वो गले की ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, और किस वजह से ये हो रहा है थायराइड ग्रंथि, क्योंकि TSH हार्मोन अत्यधिक मात्रा में होने से। TSH जब भी अधिक मात्रा में होगा तो क्या होता है, किसकी अधिक मात्रा होने से जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड, ये इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम से क्या होता है, कोशिकाएं बढ़ जाती है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो भी बढ़ जाती है। ओके, अब ये जब बढ़ती है तो इससे क्या होता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा होगा कि ग्वाइटर में क्या होता है, गले की जो हड्डी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो वो ग्लैंड होती है। बाहर से तो फिलहाल हमें दिख रहा है, बस हमें बढ़ा हुआ दिखता है, स्वेलिंग जैसा, लेकिन वो क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वही बढ़ जाती है। वो किस वजह से बढ़ी, थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी कि थायरॉक्सिन है, तो उनकी वजह से स्पेशली आपका ग्वाइटर होता है। अब इसके बाद में रक्त में अगर TSH की मात्रा कम हो जाती है, ये तो अगर TSH ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में आपको ग्वाइटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर TSH कम हो गया तो इससे भी दिक्कत है। अगर TSH कम हो गया मान लीजिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म नामक बीमारी हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा होने पर भी प्रॉब्लम है और कम होने पर भी प्रॉब्लम है। अगर कम हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसमें क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, ठंड सहन नहीं होती है, और जो हमारी स्किन है वो ड्राई होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये आपने सुना होगा हाइपोथायरॉयडिज्म अक्सर। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ये बहुत ज्यादा आप सुनने को मिलता है, जिसमें कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कमजोरी आती है। और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है, वृद्धि, ग्रोथ जो है उसकी कमी हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, हमारे मसल्स में, हमारे बोन्स में दर्द होने लगता है, रक्त की कमी हो जाती है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, इसका एक ये भी सिम्टम है कि सुनाई भी कम देने लगता है। इसका हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सिम्टम ये भी है, सुनना कम हो जाता है, सुनाई कम देता है। ठीक है, और स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुअल रक्तस्राव हो रहा है, ब्लड का, ठीक है, सिक्रीशन हो रहा है, निकल रहा है,
तो वो भी अधिक हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो मीनार्की है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो उस समय जो है हमारा जो ब्लड का सिक्रीशन हो रहा है वो भी अधिक हो जाता है, ठीक है, लेडीज में। और बच्चों में क्या होता है, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फीमेल में मासिक रक्तस्राव, मंथली, ये अधिक हो जाता है, ओके। और बच्चों में क्या है, इसकी वजह से बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, क्रेटिनिज्म। तो ये क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये टीएसएच हार्मोन की वजह से ही होता है, यानी कि जब भी टीएसएच हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो उनसे ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि यही सारी चीजें पूछे, जो हार्मोन्स हैं उनसे क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, कौन सा रोग हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है अगर ये ओवर एक्टिव हो जाती है तो इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म इसको कहते हैं, यानी कि एक और प्रॉब्लम है टीएसएच की। अगर मान लीजिए जो उसका सिक्रेशन अगर अधिक हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड तो बढ़ रही है, उसे ग्वाइटर तो हो ही रहा है, इसके अलावा इसकी वजह से एक और दिक्कत आती है, अगर ओवर एक्टिव हो जाता है जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, शॉर्टकट में हमने यहां पर लिख दिया, अगर ये ओवर एक्टिव हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है, तो इससे क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, जो कि हमारी आंखों से संबंधित होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है, ठीक है। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर को हिंदी में कहते हैं नेत्रोत्सेधी गंड, नेत्रोत लिख देते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए, ये नेत्र से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है, नेत्रोत्सेधी गंड यानी ग्वाइटर। तो ये हो जाता है। अब इसमें चिड़चिड़ापन है, हमारे जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, वीकनेस तो आ ही जाती है, वजन कम होने लगता है, ठीक है, और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में कपकपाहट होने लगती है। तो ये सारे आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ओके। तो ये जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे होता है कि थायराइड बढ़ गया है, आपने सुना होगा थायराइड बढ़ गया, तो थायराइड बढ़ने की वजह से कमजोरी और वजन बहुत जल्दी घटता है, ये आपने सुना होगा अक्सर, ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, ओके। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हार्मोन है 4th नंबर पर, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सारी सिक्रीशन हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए और उनका काम क्या है, ये बहुत जरूरी है, और फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके। और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ACTH। तो फुल फॉर्म तो जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके साथ साथ में किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए। अब जो एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है जिसे कि हम ACTH बोल रहे हैं, ये आपके एड्रिनल, नाम से ही पता चल रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये इसका स्टिमुलेशन होता है, और क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनोकार्टिको से एड्रिनल कॉर्टेक्स से इसका श्रावण होता है। अब इससे स्टेरॉयड हार्मोन्स
का भी सिक्रीशन होता है, ठीक है। वो है आपका कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है, ये है ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स है, एक मिनट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये आपका एक स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है एक, ठीक है। इससे क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन और उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। और ये विशेष रूप से कॉर्टिसोल स्राव को कंट्रोल करने का काम करता है, कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स में रहता है। अब इस हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है, जो आपका ACTH हार्मोन है, अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड है उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। अगर मान लीजिए ACTH जो हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो गई तो इससे क्या होगा कि जो आपके एड्रेनल ग्लैंड है, ग्लैंड, इसका जो फंक्शन है, कैपेसिटी है, फंक्शनल कैपेसिटी हम कह सकते हैं, कार्य क्षमता, फंक्शनल कैपेसिटी यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या होती है, घट जाती है। अगर ACTH कम हुआ तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और इससे क्या होता है, जो स्किन है वो येलोइश हो जाती है, पीली, ठीक है, हो जाती है, ठीक है, येलो कलर में हो जाती है। और अधिक होने पर, अधिकता होने पर क्या होता है, कसिंग सिंड्रोम रोग आपने सुना होगा, वो हो जाता है। अगर ACTH अधिक हुआ तो क्या होगा, कुशिंग रोग, कुशिंग रोग ये बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम कहते हैं इसको। ये आपके ACTH के अधिक होने पर होता है। अब इसमें क्या होगा, जो रक्त प्रवाह है वो अधिक होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चेहरे की ब्लड वेसल्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, वो फूली हुई दिखाई देती हैं और असामान्य स्थानों पर बाल उगाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्किन जो है वो पतली हो जाती है और जो इंटरनल ब्लड सिक्रीशन है, आंतरिक रक्तस्राव है, वो होने के कारण क्या होता है, जो त्वचा है वो नीली पड़ जाती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाता है और जो रक्तवाहिनी है वो फूल जाती है, तो इस वजह से इंटरनल जो है ब्लड का सिक्रीशन हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि त्वचा नीली पड़ जाती है। तो इसमें क्या होती है, आपकी कम होने से क्या हो रही थी कि त्वचा पीली पड़ रही थी और इसमें त्वचा नीली पड़ जाती है, ओके, ये त्वचा नीली पड़ जाती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो 5th नंबर पर है, इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको शॉर्टकट में कहते हैं LH, ठीक है। अब क्या होता है कि फीमेल्स में एक अस्थायी एंडोक्राइन टिश्यू जिसे कि कार्पस ल्यूटियम कहते हैं उसका निर्माण होता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इसका सिक्रीशन करता है। क्या है, फीमेल में एक कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम नामक जो है आपका एंडोक्राइन टिश्यू होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम से ही जो सेक्स हार्मोन होते हैं फीमेल्स में, जिसे कि हम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बोल रहे हैं, इन दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और जो आपका ये LH है, ये एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है,
ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, जो शॉर्टकट में LH कह रहे हैं, ये एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि आपके ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, ये क्या है, एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन को उद्दीप्त करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, जो हर माह हमारे ओवरी से मेच्योर ओवम वो रिलीज होते हैं, तो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को मैच्योर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो ओवरी है उनसे जो मैच्योर एग हैं वो रिलीज होते हैं। इसी तरीके से मेल्स में क्या होता है, इसी प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, जिसे कि बोलते हैं अंतरालीय कोशिका उद्दीप्त हार्मोन। ठीक है, उसको कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ICSH। ये क्या करता है, जो मेल्स में टेस्टिस है उस पर क्रिया करता है, विषण पर क्रिया करता है, और मेल्स में जो सेक्स हार्मोन्स हैं जिसे कि टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको उत्पन्न करता है, तथा इसके सिक्रीशन को कंट्रोल भी करता है। यानी कि फीमेल्स में जो है, जो भी हर माह जो मेच्योर एग रिलीज हो रहे हैं, वो आपका ये LH करता है, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, ओवुलेशन को। ठीक है, जिससे कि आपके जो मैच्योर एग है वो रिलीज हो रहे हैं फीमेल्स में, और मेल्स में क्या करता है, उनके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है उसको उत्पन्न करता है, और उनके सिक्रीशन को कंट्रोल भी करता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन को ठीक है, इसको क्या करता है, इसको सिक्रीट करता है, और साथ साथ में इसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। ओके, और फीमेल्स जैसा हमने बताया कि मैच्योर एग रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपका LH का काम है। इसके बाद में आता है फॉलिकल उद्दीप्त हार्मोन, जिसे कि हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, FSH। 6 नंबर पर यह आ जाता है, फॉलिकल उद्दीप्त हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, शॉर्टकट में इसको कहते हैं FSH। अब ये क्या है, यह भी एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिक का मतलब आप समझते हो गोनट्स से, यानी कि स्पेशली आपके मेल और फीमेल के सेक्स से संबंधित होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, तो आपका LH भी था और आपका FSH भी है। ओके, अब स्त्रियों में क्या होता है, फीमेल्स में, ये प्रत्येक मासिक चक्र में के दौरान क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी वृद्धि और उनकी परिपक्वता, यानी कि उनकी मैच्योर को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और ये ओवेरियन फॉलिकल को एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए भी इनको स्टिमुलेट करता है। यानी जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, ओवेरियन फॉलिकल से होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करता है, उनको इसके एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है ओवेरियन फॉलिकल को। ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उद्दीप्त करता है ओवेरियन फॉलिकल को, जिससे क्या होता है, आपका ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन ये निकलता है, उसका सिक्रीशन होता है ईस्ट्रोजन। ओके, ये फीमेल में है आपका। ओके, ये फीमेल। ठीक है, अब मेल में क्या होता है, मेल में ये जो FSH है वो क्या होता है, टेस्टिस से, यानी कि वृषण से स्पर्म बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि स्पर्म की उत्पत्ति होती है, और साथ ही ये स्पर्म के निर्माण को भी नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि LH क्या था, वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा था, उनके सिक्रीशन में हेल्प कर रहा था, और जो ये आपका FSH है वो मेल्स में क्या कर रहा है, स्पर्म बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म की उत्पत्ति होती है।
यानी कि मेल्स में हम कह सकते हैं ये स्पर्म की उत्पत्ति में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और इनको जो है कंट्रोल करने का भी काम करता है, यानी कि जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है उनको नियंत्रित भी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। LH आपका और जो ये FSH है। अब इसके बाद में पश्च पिट्यूटरी आ जाती है। अभी तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि जो उसका अग्रखंड था उसकी बात कर रहे थे, अब हम पश्च पिट्यूटरी की बात करेंगे। पश्च पिट्यूटरी यानी कि इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर पीयूष बोल सकते हैं हिंदी में। अब ये क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि के जो पीछे वाला भाग होता है, खंड होता है, उसमें से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन इनका निर्माण वास्तव में यहां पर ना होकर के हाइपोथैलेमस में होता है, जो ये पीछे वाला भाग है। क्योंकि ये बताया था मैंने ना कि मेनली कहां से, जो हमारे ब्रेन से संबंधित हाइपोथैलेमस से लिंक्ड होता है, रिलेटेड होता है। तो ये आपका इसमें जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है उसका निर्माण यहां पर ना होकर के वास्तव में कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। और पश्चकर्ण में सिर्फ इनका क्या होता है, स्टोर रहता है, यानी कि जो भी यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है वो यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। बल्कि इनका जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है, यहाँ से जो भी हार्मोन्स का है उनका जो सिक्रीशन होता है वो मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो पहला हार्मोन है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहला हार्मोन है, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सॉरी हार्मोन, ठीक है। या फिर इसको शॉर्टकट में कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो जिनके भी 2 नाम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, डायूरेटिक वो पदार्थ होता है जो कि जब भी यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है, विसर्जन होता है, निकलता है, जो एक्सक्रीट करता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, जो एंटी डायूरेटिक मूत्र विसर्जन को कम कर देता है, ठीक है, जो डायूरेटिक होता है। अब चूंकि इसका नाम है एंटी डायूरेटिक तो क्या होगा, डायूरेटिक का काम है कि मूत्र के विसर्जन को उद्दीप्त करना, यानी कि यूरिन के एक्सक्रीशन में को स्टिमुलेट करने का काम करता है। लेकिन जो एंटी डायूरेटिक है तो उसका अपोजिट काम करेगा, यानी कि जो यूरिन सिक्रीशन है, यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है उसको कम कर देगा। ये यूरिन एक्सक्रीशन को कम करता है एंटी डायूरेटिक। ओके, आपने सुना होगा कि अक्सर क्या होता है, किडनी की जब भी बीमारी होती है तो उसमें एंटी डायूरेटिक्स, आई थिंक ऐसे डायूरेटिक या फिर एंटी डायूरेटिक जो है दी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि डायूरेटिक क्या काम होता है कि ये एक्सक्रीशन में, यूरिन के एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ओके, तो ये आई थिंक किडनी में ये दिया जाता है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक तो शायद दिया जाता है डायूरेटिक। अच्छा, अब जो ADH है उसके जो मुख्य लक्ष्य अंग होते हैं, यानी कि टारगेट ऑर्गन होते हैं, वो होते हैं आपकी किडनी। क्योंकि किडनी ही क्या करता है कि जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है ADH का, वो होता है कौन सा, आपका किडनी होता है, ठीक है। किडनी जिसे कि हम वृक्क या फिर गुर्दा कहते हैं। अब ये क्या होता है, जो भी किडनी की नलिकाएं हैं, किडनी वेसल्स हैं, ठीक है, वो उनमें क्या करता है, शरीर में जल के पुनः अवशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नलिकाओं के द्वारा, जो किडनी वेसल्स हैं, किडनियों में नलिकाएं पाई जा रही हैं, तो उनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में पानी के को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब इससे क्या होता है, इससे कम मात्रा में यूरिन का एक्सक्रीशन होता है।
ठीक है। तो जो ये ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्योंकि क्या करता है, ये इसको कम कर रहा है, यूरिन एक्सक्रीशन को कम कर रहा है। तो ऐसे ही करता है कि किडनी के द्वारा क्या होता है, किडनी नलिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी में जल को फिर से रीअब्जॉर्ब करा देता है। तो ये प्रोसेस जब बढ़ जाती है, जल रीअब्जॉर्प्शन उसका होने लगता है, तो इसकी वजह से कम मात्रा में यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। अब ADH क्या है, अगर इसका अल्प श्रावण होगा, यानी कि कम मात्रा में अगर ये निकल रहा है ADH, इसका सिक्रीशन अगर कम होता है तो क्या होगा, जल का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा। जल का पुनः जो अवशोषण हो रहा है वो कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये कम होगा तो, और इससे क्या होगा कि जो यूरिन है वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पतला हो जाएगा और अत्यधिक मात्रा उसकी निकलने लगी, क्योंकि ADH ही क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर ADH का कम हो जाएगा हार्मोन, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या होगा, यूरिन का एक्सक्रीशन अधिक हो जाएगा। यूरिन एक्सक्रीशन ये भी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ओके, अब इससे क्या होगा, जब यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ेगा तब इससे प्यास अधिक लगती है, प्यास भी अधिक लगेगी। ठीक है, लगातार लगती रहेगी। अब इस स्थिति को क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो उसका ये एक लक्षण है, प्यास अधिक लगना और यूरिन का अधिक एक्सक्रीशन होना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो अक्सर आपका इंजरी के कारण होता है, यानी कि कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से जो डायबिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको डायबिटीज इंसिपिडस कह जाते हैं। और जो ये आपके डायबिटिक नॉर्मली जो ऐसे होती है टाइप 1 टाइप 2 ये डायबिटीज है, ये आपकी जो होती है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा होती है, मतलब मेटाबॉलिक डिजीज है। अब इस हार्मोन्स की कमी से रक्तचाप भी कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, इसकी कमी से कमी हो रही है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर ये अधिक हो जाता है, ADH की अगर अधिकता होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो इसका फॉर्मेशन है, यूरिन का फॉर्मेशन है वो भी रुक जाता है अगर ये अधिक हो जाएगा। चूंकि एंटी डायरेटिक नाम ही है इसका, तो उसका फॉर्मेशन ही बंद हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में आ जाता है ऑक्सीटोसिन, इसका जो दूसरा हार्मोन है। पहला तो ये हो गया एंटी डायरेटिक, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। इससे जो निकल रहा है पश्च पिट्यूटरी, यानी कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। अब ये है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ये क्या होता है, जब भी डिलीवरी के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो गर्भाशय में संकुचन होता है, और डिलीवरी के बाद में जो दुग्धपान यानी कि मिल्क इजेक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। यानी कि दो काम है इसके ऑक्सीटोसिन के, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि गर्भाशय संकुचन में मदद करता है, और दूसरा क्या है कि मिल्क इजेक्शन में, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध निक्षेप, इंग्लिश में बोलेंगे इजेक्शन। ठीक है, तो ये दो काम को, इनको दो चीजों को स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को संकुचन में हेल्प करता है और मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। अब क्या होता है, डिलीवरी के समय जो ऑक्सीटोसिन है वो गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां हैं उनमें क्या होता है, संकुचन पैदा कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है गर्भाशय के अंतिम दिनों में, लास्ट टाइम पर जो गर्भाशय में होता है ऑक्सीटोसिन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। जो हमारा ये है गर्भाशय है वो अत्यधिक सेंसिटिव हो जाता है इसके प्रति, जिससे क्या होता है कि जब भी ये डिलीवरी की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है अधिक इनका स्राव होने लगता है, यानी कि ये अधिक सिक्रीट होने लगता है गर्भाशय के अंतिम दिनों में।
चूंकि इसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये, तो ये जब भी ये प्रसव की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो उस समय इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है कि प्रसव में शीघ्रता लाने के लिए, ठीक है, जब भी ये इसका, चूंकि इसका सिक्रेशन अगर अधिक होगा तो जो गर्भाशय का संकुचन है वो भी अधिक होगा। जाहिर सी बात है, जितना अधिक सिक्रेट होगा उतना अधिक ये संकुचित होगा, तो गर्भाशय में संकुचन अधिक होता है, जिससे कि डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होती है और मिल्क इजेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि ये भी दोनों ही जरूरी होता है। तो अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक हुआ तो ये भी, इसका भी अधिक होगा और इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी अगर इसके समय, मतलब जब भी डिलीवरी हो रही है, अगर उस टाइम पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, नॉर्मली तो ये इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रसव में उसको जल्दी करने के लिए, डिलीवरी जल्दी करने के लिए सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिसको कि पिटोसिन बोलते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, जिसे कि पिटोसिन कहते हैं, ये दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिलीवरी के समय, नॉर्मली अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो अगर डिलीवरी जल्दी करानी है, प्रसव में शीघ्रता लाने के लिए ऐसा किया जाता है, शीघ्रता लाने के लिए, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिसे कि पिटोसिन बोलते हैं। अब ये चीज आपको यहाँ पर जो है नोट करना होगा कि जैसा हमने बताया था कि एक तो आपका ऑक्सीटोसिन ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर मिल्क इजेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन का काम करता है, जबकि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका काम करता है प्रोलैक्टिन। तो इनमें क्या होता है, कभी कभी हमारे आंसर गलत हो जाते हैं कंफ्यूजन में, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन का काम है वो कौन करता है, प्रोलैक्टिन, जो कि आपकी कहां से सिक्रेट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, अग्रखंड से, पिट्यूटरी के पीयूष ग्रंथि के आगे के भाग से सिक्रेट होता है। और जो मिल्क इजेक्शन का काम है ये आपका कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, मिल्क इजेक्शन और मिल्क प्रोडक्शन, दूध का निकलना और दूध उत्पन्न होना है। प्रोडक्शन का मतलब है वो उत्पन्न हो रहा है और दूध जब निकल रहा है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इन पर ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन और इजेक्शन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ओके। तो ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है, वो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि ये हमारी मास्टर ग्लैंड होती है और ये जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, उनमें, उनके काम में हेल्प करने का काम करती है। तो इस वजह से इसमें कई सारे हार्मोन्स भी हैं, ठीक है, और इसके दो खंड है, दोनों खंडों से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं, उनका मेन काम क्या है। तो चलिए, फिर ये हार्मोन्स हो गया। अब इसके बाद में जो भी हार्मोन्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका यही ग्लैंड थी, ओके। चलिए, अब इसके बाद में फिर चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे नए मतलब और सारे जितने भी हार्मोन्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोशिश करेंगे इसको भी जल्दी जल्दी फटाफट हम हार्मोन्स कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपके सिलेबस में पीजीटी में एंडोक्राइन सिस्टम का दिया हुआ गया है, हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट हो रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और इससे तो कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही मिल जाएंगे, कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर ही नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और अगर अच्छा लग रहा है देन जो है आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। Thank you so much. Bye bye and take care.